हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पर बेस्ड है 20 क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन को आप आंसर खुद से दें और उसको कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है। यानी मानव के नेत्र के अंदर जो प्रकाश जाता है सबसे पहले एंट्री करता है तो किस भाग से करता है। तो सबसे जो बाहरी भाग है जो कॉर्निया से ही हमारा लाइट पास करेगा। ठीक है जी, तो हमारा बी आंसर इज क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेगा मानव के नेत्र जो है उस नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज बनेगा, वो कहाँ बनता है, किस भाग पे बनता है। क्या पुतली बनता है तो नहीं, कॉर्निया बनता है तो नहीं, क्या आइरिस बनता है तो नहीं, रेटिना बनता है तो हाँ। रेटिना पर ही क्या करता है, वस्तु पर वस्तु का इमेज बनता है। और कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी, वस्तु का इमेज उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है और जिससे हमारा मस्तिष्क जो है उसे सीधा प्रतीत कराता है। ठीक है जी, तो रेटिना पर इमेज बनता है लेकिन उल्टा बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, क्या होती है। एक स्वस्थ आदमी है, मानव है, उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नियर पॉइंट कितना होता है। यानी वो कहाँ तक किसी वस्तु को देख पाता है, कितना नज़दीक उसके आँख का किया जाए जिसे वो आसानी से देख पाए। तो 25 सेंटीमीटर कम से कम, यानी इतना नियर होना चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो वस्तु को देख नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी जो नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी ऑटोमेटिक बदलती रहती है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है। कभी दूर देख लेती है, कभी नज़दीक कर देती है, कभी बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। तो इस क्षमता को क्या कहते हैं, इस क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशंस कहा जाता है, यानी समंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखिए आपके सामने। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन में मायोपिया भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कह देगा कि निकट दृष्टि दोष नहीं बोलेगा, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। देख पाता नहीं बल्कि नहीं देख पाता है, ये ध्यान देना होगा कि मायोपिया से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। यानी कहाँ पर वस्तु, क्या पास की वस्तु नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, दोनों पास और दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, केवल रंगीन वस्तु को देख पाएगा। तो अब ये से बात कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नज़र आती है लेकिन दूर की वस्तु नज़र नहीं आती है, यानी दूर की वस्तु हमें नज़र नहीं आएगी, नहीं दिखाई देगी। यानी बी नंबर इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। करेक्ट, किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी अगर मायोपिया को यानी दूर वस्तु नहीं नज़र आ रही है और उसको दिखाना है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। तो अब ये सब बात, उत्तल लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे दूर की वस्तु को देखने के लिए। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें बी ऑप्शन की तरफ जाना होगा, यानी अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर जो मेट्रोपिया है से पीड़ित व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। कह रहा है कि किस वस्तु को स्पष्ट नहीं पाता है, देखता नहीं बल्कि देख नहीं पाता है। क्या नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि जो व्यक्ति इससे ग्रसित होगा वो तो दूर की वस्तु देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो पास की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बताइए, दूरदृष्टि को उसको अगर दूर करना है तो किस लेंस की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अवतल लेंस की पड़ेगी, उत्तल लेंस पड़ेगी, बेलनाकार लेंस की, द्विफोकल लेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस बात के ए से लेकर डी में अवतल लेंस का तो उपयोग हम लोग कहते हैं मायोपिया में, यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
करेगा ज़रा दृष्टि दोष यानी प्रेसोबायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ज़रा दृष्टि दोष क्या होते हैं? ऐसा दृष्टि दोष जिससे ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट नज़र आती है, ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट नज़र आती है। तो इसे हमें क्या करते हैं कि इसको निवारण करने के लिए हमें बाइफोकल लेंस यानी द्विफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम आसानी से उसे दूर यानी ऊपर के ऊपर क्या होता है जी, ऊपर की तरफ हमारा, जैसे आप देखे होंगे अक्सर ये वृद्ध लोगों में ज़्यादा होता है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। दूसरी बात है कि उनके अंदर जो उनका बना होता है जो लेंस, ऊपर की तरफ अवतल लेंस होता है, नीचे की तरफ उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और बेहतर से बेहतर मैं कंटेंट लेकर आऊँ, ताकि 3 मंथ्स का हमारा जो एग्ज़ाम का है इस टेन्योर के अंदर बेहतर से बेहतर किया जाए, है ना। कम से कम हमारा ऑब्जेक्टिव पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप आंसर भी दीजिए, कमेंट में भी लिखिए कि हमारा सर इतना आंसर सही हुआ इतने क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप अपने मन में ही आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, और अब मैं जब इसका आंसर बताऊं, इसको एलिबरेट करूं, तो उसको मिला लीजिए आप। इस क्या होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये प्रैक्टिस सब सेशन है ना। जितना क्वेश्चन देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब श्वेत प्रकाश वाइट लाइट प्रिज्म होकर गुजरती है तो सबसे कम विचलित कण होती है, यानी उसका बेंडिंग सबसे पहले किसका होता है। जैसे मान लो कोई लाइट गई, बेंडिंग सबसे कम किसका होगा। तो याद रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ही ज़्यादा होता है उसके अंदर विचलन उतना ही कम होगी। जिसका वेवलेंथ जितना ही ज़्यादा होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है 8000 लगभग एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य, तो इसका विचलन सबसे कम होगा, यानी सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरता है तो वो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बताइए। अब बताया था जिसका तरंगदैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होगा उसका कम विचलन होगा, और जिसका कम होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। तो obvious सी बात है, बैगनी का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम की तरफ होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो विचलन होगा सबसे अधिक होगा, तो यानी बैगनी हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के किस परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कौन सा वो परिघटना है जिस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या अपवर्तन की घटना है? तो नहीं। परावर्तन की घटना है? तो नहीं। प्रकाश का परिकिरणन है? तो यस, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश का परिकिरणन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमारा जो आसमान जो है नीला नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। खतरे का संकेत डेंजर सिग्नल जो है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्या कारण है, क्यों। तो लाल रंग आँखों को आकर्षित करता है, गलत। लाल रंग प्रकीर्णन में सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग की गति सबसे अधिक होती है, गलत। लाल रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, बी जो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण वो दूर तक भी पहुंच जाता है। याद रखिएगा, वो फटता नहीं है, वो डाइवर्ट नहीं होता है, स्केटर नहीं होता है, ठीक है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण क्या होता है, उसके खतरे का हम लोग क्या करते हैं, सिंबल रखते हैं, ठीक है जी। डेंजर सिंगल्स के रूप में हम लोग लाल रंग का ही रखते हैं, क्यों, क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सूर्य ढलने और सूर्य निकलने के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्या कारण है। इसका यही कारण है, प्रकाश का प्रवर्तन है नहीं, प्रकाश का पूरा आंतरिक परिवर्तन है नहीं, प्रकाश का विवर्तन भी नहीं है, प्रकाश का परिकिरणन के कारण, प्रकाश का परिकिरणन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमें क्या करता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो है सूरज लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, है कि नहीं, और इसको आप इसे लोड लेकर ना पढ़ें, है ना, बल्कि उसको बस ऐसे ही आप देखें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1-2 बार देखेंगे, फुल वीडियोस देखें ताकि याद हो जाए, है ना, छूटे नहीं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, आँख का वह भाग जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कौन होता है। क्या नेत्र लेंस करता है, आइरिस करता है, रेटिना करता है, कॉर्निया करता है, नहीं, बल्कि आइरिस है। आइरिस जो है, जो हमारे आँखों का ऐसा ये भाग है जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना प्रकाश नहीं जाना चाहिए हमारे आँखों के अंदर, आइरिस डिपेंड करता है। और एक और बात है कि आइरिस का जो रंग होता है वही आँखों का रंग होता है। आइरिस का रंग बदलने के कारण आँख का रंग बदलता है। आइरिस का रंग ब्लू भी होता है, नीला भी होता है,
काला भी होता है कि नहीं होता है? तो आइरिस का रंग ही आँख का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? बताइए, एकदम आसान है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें क्या होता है जी, ये जो तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंद्रधनुष रेनबो बनने का क्या कारण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। रेनबो बनने का क्या क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं? पहले प्रकाश का अपवर्तन, तो ये कारण हो सकता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी हो सकता है। प्रकाश का वर्विक्षेपण, ऐसा है ना, ये भी हो सकता है। यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, कि इसमें जो है चारों सही हैं। चारों क्या हैं? सही हैं। चारों की घटना होने के कारण मिलने के बाद हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का वर्णविक्षेपण। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि मानव नेत्र का सबसे फार पॉइंट यानी दूर पॉइंट जो होता है, यानी फार पॉइंट कहाँ होता है? यानी एक इंसान, एक मानव जो है वो कहाँ तक देख सकता है, उसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो याद रखिएगा, हर इंसान का जो फार पॉइंट होता है इन्फिनाइट माना गया है। क्या माना गया जी? इन्फिनाइट तक होता है, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है कितना देख सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं कि टिंडल प्रभाव किस घटना से संबंधित है? टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल इफेक्ट जो है वो किस घटना से है? कि प्रकाश का अपवर्तन घटना से है? तो नहीं। प्रकाश का परिकिरण से है? तो नहीं। प्रकाश का परावर्तन से है? नहीं। प्रकाश का विक्षेपण से है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण है। तो यानी प्रकाश का जो विक्षेपण है, डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट जो है, उसके कारण हमारा क्या है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, और आप बताएं जरूर, कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, 20 नंबर, नेत्रदान आई डोनेशन में दाता की आँख का कौन सा भाग ट्रांसप्लांटेड किया जाता है? यानी आँख क्या टोटल एक आदमी अपने आँख को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, क्या इस सारे आँख का सेटअप लग जाता है? नहीं। उसमें कौन सा हिस्सा जो है एक दूसरे आदमी को क्या किया जाता है, जो डोनेट किया जाता है उसकी आँखों में इम्प्लांट किया जाता है? क्या नेत्र लेंस किया जाता है, परितारका किया जाता है, कॉर्निया किया जाती है, कि रेटिना किया जाती है? ऑप्शन सी इसका सही है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। कॉर्निया को निकाल कर दूसरे में लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन रहे, और बताइए कैसा क्वेश्चन है कि नहीं? क्या इनको आपको बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं? क्या और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है? बढ़ाएंगे भी, अभी मॉडरेट चल रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप इंजॉय करें, आई होप। फिर बस इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, फिर अगले सेशन में भी लेकर आएंगे। आप बने रहें और फुल वीडियोज़ देखें। ठीक है, तो बातें समझ में आएगी। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।